बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर्स पर डिस्कस करेंगे। वास्तविक संख्या शुरुआत करने से पहले हमने पिछली कक्षाओं में जो कुछ पढ़ा है संख्या पद्धति को लेकर, तो उसका ब्रीफली रिवीजन कर लेंगे। 9th क्लास में हमने संख्या पद्धति पर काफ़ी कुछ सीखा है, उसका अगर ब्रीफली रिवीजन कर लें तो फिर रियल नंबर्स को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स, इसे n से डिनोट किया जाता है। गिनती की संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी गिनने के लिए जिस संख्या का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्या का समूह कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 और ये इन्फिनाइट, इसे अनंत कहते हैं। इन्फिनाइट का सिंबल है ये, इसे अनंत कहते हैं। 1 2 3 4 अप टू अनंत तक। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, इसे W से सूचित करते हैं। यदि गिनती की संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। जो गिनती की संख्या होती है उसमें यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट, अनंत तक, तो यह पूर्ण संख्याओं का समूह है। इसके बाद पूर्णांक, इंटीजर्स, इसे Z से सूचित करते हैं। कोई भी संख्या जिसका हर केवल और केवल एक हो उसे पूर्णांक कहते हैं। कोई भी संख्या जिसका डिनोमिनेटर एक हो, एक के अतिरिक्त कुछ और नहीं हो, तब ऐसी संख्या को हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे 4 5 8 11। जैसे देखें, शून्य से छोटी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स कहलाती है, और शून्य से बड़ी संख्या धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर कहलाती है। तो शून्य से बड़ी संख्या 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट, और शून्य से छोटी संख्या -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनाइट तक। शून्य ना तो धनात्मक होती है ना तो ऋणात्मक होती है। -4 से बड़ी -3 -3 से बड़ा -2 -2 से बड़ा -1 और -1 से बड़ा 0 0 से बड़ा 1 1 से बड़ा 2 2 से बड़ा 3 और 3 से बड़ा 4 अप टू इन्फिनाइट तक जाता है। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, इसे Q से डिनोट करते हैं। वह संख्या जिसे P बाई Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P एवं Q कोई पूर्णांक तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q शून्य के बराबर नहीं हो सकती। तो जिस भी संख्या को हम P बाई Q के रूप में व्यक्त कर सकें, यानी बाई में लिख सकें 4/3 या 5/1, तो ऐसी संख्याओं के समूह को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/5 6/8 5/1 9/2। अब यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या का समूह, पूर्ण संख्या का समूह और पूर्णांक, वे सभी परिमेय संख्या के समूह में शामिल हो सकता है। आप किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा सकते हैं और उसे P बाई Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, वे सभी परिमेय संख्या के समूह में शामिल होते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव रूप, अब आप देखें कि किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या का दशमलव रूप दो तरह के होते हैं, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल और शांत एवं पूर्णावृत्त आवर्त दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब देखें शांत दशमलव, तो एग्जाम्पल के लिए देखें 5/2, अगर आप इसे दशमलव रूप में व्यक्त करें तो ये होगा 2.5। तो दशमलव के बाद संख्या स्थिर हो गई, इसे शांत दशमलव कहते हैं। फिर आप देखें 4/5, इसे दशमलव रूप में व्यक्त करें तो ये बनेगा 0.8 यानी शांत दशमलव। ये भी दशमलव के बाद अंक रुक गया, ये शांत दशमलव हो गया। अब अशांत एवं पूर्णावृत्त आवर्त दशमलव का
एक उदाहरण देखें, 20/3, 20/3, अगर इसे आप दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे तो ये आएगा 6.666, और ये कंटिन्यू 6 आता ही रहेगा। जब आप 20 को 3 से भाग देंगे तो आप देखेंगे कि जो भागफल आपको प्राप्त होगा वो 6.666 वो कंटिन्यू आता रहेगा। और इसे हम लोग लिखने के तरीके में 6.6 पर एक रैकरिंग लगा देते हैं और यहीं पर रोक देते हैं। ये रैकरिंग होता है एक सिंबल कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी ये संख्या बार बार आती रहेगी। इसे हम अशांत एवं पूर्णावृत्त दशमलव कहते हैं, अशांत एवं पूर्णावृत्त दशमलव। अपरिमेय संख्या वह संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। यह बिल्कुल एक अलग तरह की संख्या का समूह होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, √2, √5, √7। यदि आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यदि इसका आप वर्गमूल निकालेंगे 2 का, तो आप पाएंगे कि दशमलव के बाद ये कंटिन्यू अंक आता रहेगा, यानी ये अंक रुकता नहीं है। दशमलव के बाद ये संख्याएं स्थिर नहीं होती है, बार बार नए नए अंक आते रहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जैसे घनमूल, 4 का घनमूल यानी क्यूबिक रूट, फिर 6 का 5th रूट। इसका भी अगर आप 6 का 5th रूट निकालेंगे तो आप पाएंगे कि एक दशमलव के बाद अंक अलग अलग अंक आते रहेंगे, यानी ये रुकेगा नहीं। उसके बाद आता है पाई। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे अगर दशमलव में व्यक्त किया जाता है तो ये अनंत रूप से अलग अलग संख्याएं दशमलव के बाद आती रहती है। अब आप देखें, ये इस तरह का यदि अंक दिया तो ये भी अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। जैसे 1.010010001 फिर 401। अगर इसी तरह से ये पैटर्न चलता रहा तो ये भी अपरिमेय संख्या का एक रूप है। तो आप देखें इस तरह से 1 2 3 4 प्रकार के अपरिमेय संख्या आपको देखने को मिलेगा। अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप। अब अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप कैसा होता है तो आप जानते हैं, अशांत एवं अनावृत दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, 1.10 10001। अगर इसी तरह से ये कंटिन्यू आता रहे तो ये अशांत एवं अनावृत दशमलव का रूप है। √2 का यदि आप दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे तो ये 1.414 और अप टू कंटिन्यू अलग अलग अंक आता रहेगा। पाई को भी ये दशमलव रूप में व्यक्त किया जाए तो ये भी दशमलव के बाद लगातार अलग अलग अंक आते रहेंगे। ये सभी अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप है, यानी अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत एवं अनावृत दशमलव होता है। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, जो हमारा चैप्टर है। यहाँ से शुरू होता है हमारा 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो समूह बनता है उसे वास्तविक संख्याओं का समूह कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, यानी वास्तविक संख्याओं का समूह कहलाता है। आगे हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन डिवीजन लेमा क्या है, तो इसे समझने से पहले हम इस शब्द को जानने की कोशिश करेंगे कि प्रमेयिका यानी लेमा क्या होता है। तो प्रमेयिका
गणित का स्वयं सिद्ध कथन होता है, यानी मैथमेटिक्स का ऐसा स्टेटमेंट जो सेल्फ प्रूव्ड हो, जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, यानी गणित का वह कथन जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं सिद्ध होता है। उसे प्रेमिका कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं। और इस प्रमेयिका का प्रयोग गणित के दूसरे कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये क्या होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय यूनिक पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r शून्य से बड़ा और शून्य के बराबर परंतु b से छोटा होता है। अब आप इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। 11 और 2 संख्याएं हमने ली, 11 और 2। 11 2 से बड़ा है। अब 11 को 2 से भाग दीजिए, तो आप 11 को जब 2 से भाग देंगे तो 5 बार में आएगा, तो 10 माइनस होकर के 1 आएगा। अब आप 11 को लिख सकते हैं 11 बराबर 2 गुणे 5 प्लस 1, जहाँ 1 क्या है शून्य, जहाँ 1 क्या है शून्य से बड़ा और शून्य के बराबर परंतु 2 से छोटा है। अब आप देखें, ये a हो गया आपका, ये b, ये q, ये r। तो आप a इज ग्रेटर देन b, 11 2 से बड़ा है। अब आप इसे लिख सकते हैं b q शेष में r, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r शून्य से बड़ा और बराबर परंतु b से छोटा है। अब आप देखें इस एग्जाम्पल से, इसी एग्जाम्पल को व्यापक रूप में हम लोग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r शून्य से बड़ा और बराबर परंतु b से छोटा होता है। अब देखें, ऐसे साधारण शब्दों में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यदि कहना हो तो हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, जहां शेष शून्य से बड़ा और बराबर परंतु भाजक से छोटा होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने से पहले हमें एल्गोरिथम शब्द को जान लेना चाहिए कि एल्गोरिथम शब्द क्या है। एल्गोरिथम एक गणितीय विधि यानी प्रोसेस है, जब किसी गणित के सवाल को कई चरणों में हल किया जाता है। यानी गणित का कुछ ऐसा सवाल होता है जो एक चरण में हल नहीं होता, उसके लिए कई चरण करने पड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। जब गणित के किसी सवाल को अलग अलग चरणों में हल किया जाए तो इस प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। तो आप समझेंगे हम लोग कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो देखें इसको एग्जाम्पल से। वास्तव में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम दो संख्याओं का एचसीएफ, 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। जैसे 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो कैसे, तो देखिए 12576 इज ग्रेटर देन 4052। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग अलग अलग चरण में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। तो देखें 12576 को 4552 से भाग दें तो ये 3 बार में आएगा। 12156 माइनस करेंगे तो 420। फिर ये वाला चीज यहाँ पर भाज्य बन जाएगा और ये बन जाएगा इसका भाजक। ठीक, भाज्य बन गया 4552 और 420 इसका भाजक बन गया। अब इससे भाग देंगे, 9 बार में आएगा। 9 बार में 37 80,
इसे माइनस करेंगे 272 आएगा। फिर ये 272 आपका भाजक बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका भाज्य। फिर आप एक बार में लगाएंगे तो 272 माइनस करेंगे तो 148 आएगा। तो 148 शेष आएगा, ये बन जाएगा आपका भाजक और 272 बन जाएगा आपका भाज्य। फिर एक बार लगाएंगे 148 माइनस करेंगे तो 124 शेष आएगा, ये शेष फिर भाजक बन जाएगा और 148 आपका भाजक बनेगा। फिर एक बार लगाएंगे 124 माइनस करेंगे तो आएगा 24, तो 24 बन जाएगा आपका फिर भाजक और 124 बन जाएगा भाज्य। 5 बार लगाएंगे 120 माइनस करेंगे 4 आएगा, तो 4 बन जाएगा आपका भाजक और 24 बन जाएगा भाज्य। फिर 24 को आप 4 से भाग देंगे, 6 बार में आएगा और ये पूरी तरह कट के खत्म हो जाएगा। तो अंतिम जो भाजक बचता है आपका, जब शेष शून्य हो जाए और जो अंतिम भाजक हो वही अंतिम भाजक दिए गए संख्या का HCF होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शेष शून्य आ रहा है और अंतिम भाजक आपका 4 है, यानी 4 12,576 और 4,052 का HCF है। अब इसे अलग अलग चरणों में हम लोग कैसे दिखाते हैं, एक तो ये तरीका हो गया, ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, और हम इसे दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। जैसे देखिए पहले चरण में हम लोग क्या करेंगे, 12,576 इजिकल टू लिखेंगे 4,052 गुना 3 प्लस 420। देखिए शेष 420, तो यहाँ पर देखें शेष शून्य नहीं आया, तो ये हो गया प्रथम चरण। जब शेष शून्य नहीं आया तो एक और चरण हम लोग प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये वाला आपका भाजक बन जाएगा भाज्य और यहाँ वाला ये वाला शेष बन जाएगा आपका भाजक। तो 420 गुणे 9 बार में लगा था, शेष बचा था 272। अभी देखें R यानी शेष शून्य नहीं आया, यानी ये भी अगला चरण जारी रहेगा और ये इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक शेष हमारा शून्य नहीं आ जाए, और ये चरण इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इसे आगे करते रहेंगे। देखें ये प्रक्रिया यहाँ पर यानी चरण 7वें चरण में हम देखते हैं कि R इज इक्वल टू 0 आ गया। अंतिम चरण में हम पाते हैं कि R इज इक्वल टू 0। अब ये स्टेप जो यहीं पर रुक जाएगा और अंतिम जो भाजक होता है आपका 4, वही इस दो संख्याओं का HCF होगा। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसे बनाएंगे, सारे क्वेश्चनों पे अटेम्प्ट लेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा उसे आप छोड़ देंगे। और मैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपका ऑनलाइन के माध्यम से ही घर पर कंटिन्यू स्टडी चलती रहे और आप भी प्रयास करते रहें। कोई भी चीज़ या कोई भी लाइन जो अब तक मैंने
इसमें डिस्कस किया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लाइन बाय लाइन कमेंट में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।